हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फारिव क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, जो कि बुक है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, और यूनिट नंबर है 3rd, जो कि भारत में शैक्षिक प्रशासन की मशीनरी अर्थात मशीनरी ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्टर इंडिया। तो आज हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। और गाइज बता दें कि जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसमें भी 100 एमसीक्यू अर्थात अभी तक 200 क्वेश्चन कराया जा चुका है। और बता दें कि अभी यह जो पार्ट 3rd चल रहा है, आप लोगों का लेसन में, आप लोग लेसन का नाम देखिएगा, भारत में शैक्षिक प्रशासन की मशीनरी, इकाई 3rd जो है उससे आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेगा। अर्थात टोटल बुक से आप लोगों को 500 एमसीक्यू कराया जाएगा। अब आप लोग, यह 500 एमसीक्यू कोई छोटी बात नहीं होती है, जबकि क्वेश्चन में आप लोगों को मात्र 40 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरी आशा के साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। और बाकी अदर्स भी हमारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वीडियो पड़े हुए हैं एमसीक्यू का 2 सब्जेक्ट से, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी एक चैप्टर से करीब 2 या 3 वीडियो हमने डाला है। तो आप सभी यदि इतना एमसीक्यू लगा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से आप लोगों को कहीं और भटकना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और हाँ गाइज, ये भी बता दें कि एग्जामिनर इस बार क्यों आप लोगों से लिखित पेपर और एमसीक्यू दोनों करा रहा है। एग्जामिनर का मेन जो मोटो है, उद्देश्य है, वो यह है कि विद्यार्थी पढ़ रहा है, कुछ पढ़ा है या नहीं। पहली बात, जब भी थ्योरिकल हम लोग करते थे, लिखते थे, अभी तक जो चला आ रहा था प्रोसेस, उसमें क्या होता था कि हम लोग प्रीवियस ईयर देखकर और नोट्स बना लेते थे, और मेन जो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन था उसका बच्चे नोट्स बना लेते थे और लिख कर आ जाते थे, या कुछ वर्ड रट लो और उसी को इधर उधर करके लिख देते थे बच्चे, कई तरीके के। तो न ही उससे एग्जामिनर को सर्टिफिकेशन मिलता था, न ही वो सर्टिफाई होता था, और उसे नंबर देने में भी दिक्कत होती थी। और यहाँ पे जब आप लोगों को एमसीक्यू दिया जाएगा तो यहाँ पहली बात कि यदि आप गलत करते हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप गलत देते हैं तो आपका नंबर कटना निश्चित है। और इसमें एग्जामिनर का भी बिल्कुल भी सोचने का उसे मौका ही नहीं दिया जाएगा। जो एग्जामिनर है वो सोचेगा ही नहीं, आराम से गलत है तो आपको, आपका जो नंबर है, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, एक क्वेश्चन पे जो भी नंबर दिया जाए, तो वो उस नंबर को कट करके और आगे बढ़ जाएगा। अर्थात उसको ज़्यादा अपना दिमाग का खर्चा नहीं करना है, जो करना है वो आपको करना है। तो इसलिए भी ये एमसीक्यू बेस रखा गया है। और यह भी एक इससे नॉलेज होता है कि यदि एमसीक्यू बेस क्वेश्चन रहेगा तो बच्चे ने कितना पढ़ा। जैसे 2 बच्चे हैं और एक बच्चे उसी एमसीक्यू में 30 कर रहा है, और कुछ बच्चे उसी में 20 सही करेंगे, कुछ बच्चे 35 करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा उसको यह भी पता करने में आसानी होगा कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ा है या कितना तेज है, जो भी है। तो इससे यह भी निकल कर आता है। और जो मेन है वह तो यही है कि एग्जामिनर को बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, और यदि गलत है तो गलत आंसर आपको नंबर कट जाएगा, और यदि आप लोग क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं तो आप लोगों को नंबर मिलेगा। इसमें एग्जामिनर को कोई भी बैठकर सोचना नहीं है कि इस पे कितना नंबर दे,
पहले क्या होता था कि यदि एक क्वेश्चन है तो उसमें सपोज डेट की जो आप लोग को लिखित पेपर है तो उसमें अब हर बच्चे अलग अलग तरीके से लिखेंगे। जो आप लोगों को 15 नंबर का जो एक 3 क्वेश्चन होगा 15 नंबर का, अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक ही तरीके के आंसर लिखेंगे। तो एग्जामिनर को क्या होता है, कॉपीराइट जो होता है, जो कॉपी चेक करना होता है, उसमें उसको थोड़ा सा दिक्कत आती है। अगर एग्जामिनर अच्छा है तो नंबर अच्छा मिल जाता है, अगर एग्जामिनर का मूड सही नहीं है, हो सकता है उसको कुछ भी घरेलू टेंशन हो या कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, आपका नंबर प्रभावित कर सकता है, कट कर सकता है इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी हमें एक क्वेश्चन पे जो कि 5 नंबर का है तो कोई टीचर 3 नंबर दे सकता है, कोई टीचर उसी क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दे सकता है। तो ये क्या हुआ कि एक विश्वसनीय परिणाम नहीं हुआ, इसलिए भी एमसीक्यू को रखा गया है। तो चलिए अब लोग ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा ही कुछ बातें हो गई, तो आप लोग एक बार सरसरी नज़र में बुक को पढ़ जाइए और पढ़ने के बाद से एमसीक्यू लगाइए। कहाँ 15 नंबर और कहाँ 60 नंबर कुछ मायने रखते हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन और यहाँ 40 क्वेश्चन, आप लोग खुद देखिए। तो फोकस कहाँ करना है आप लोग। बट एक बात है कि यदि आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तो एमसीक्यू लगाना भी आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए सरसरी नज़र में एक बार को बुक को पढ़ जाइए, दूसरी बार से एमसीक्यू लगाइए, फिर एक बार एमसीक्यू लगाने के बाद से बुक को रीड कर लीजिए। तो देखिए आप लोगों को काफ़ी उससे बेनिफिट मिलेगा। और फिर नोट्स बनाइए, वरना पहले नोट्स बना लेने से कुछ नहीं, आप लोगों को समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के क्या पता चला कि विशेषता पूछे आप लोग प्राकृतिक लिखते उसका, पता चला कि कॉन्सेप्ट पूछे, स्कोप पूछे, क्षेत्र पूछे तो आप लोग कार्य लिख दें। तो एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे आंसर निकलते हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की स्थापना कब की गई थी। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो कि केंद्र लेवल पे सलाह देता है, एडवाइस देता है, उसका स्थापना कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1921। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो कि सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कब निर्धारित कर दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1923 को। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को हर्टाग समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप कब स्थापित किया गया। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को हर्टाग समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप कब स्थापित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 को। राइट आंसर हो जाएगा 1935 को। और कैब को पुनः कब स्थापित किया गया। तो 2000 में, 2004 में, 2006 में या 10 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। अगला क्वेश्चन है कि तो जो कैब है, कैब इसका स्थापना हुआ था, स्थापना 1921 में हुआ था, जबकि कैब का निर्धारण जो निर्धारित किया गया था, निर्धारित किया गया था, वह किया गया था 1923 में। अब कह रहा है कि हर्टाग समिति द्वारा, हर्टाग समिति के द्वारा 1935 में
याद रखिए 35 में, अर्थात 21 फिर एक साल गैप के बाद 23 और हटाक समेत 1935। तो इस प्रकार और जब एक बार पुनः स्थापित किया गया तो वो किया गया था 2004 अर्थात 2004 में। यह 1921, 1923, 1935 और 2004 ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक वर्ष में कितनी बैठक होना आवश्यक है। तो यहाँ पे केंद्र अर्थात सेंट्रल लेवल की बात है कि जो सेंट्रल लेवल है वह एक एडवाइज़र के रूप में तो एक साल में एक ही बार बैठने की मांग होती है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड मंडल की प्रमुख गतिविधियां हैं संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षा समस्याओं के निराकरण हेतु विचार करना, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड मंडल की प्रमुख गतिविधियां संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षा समस्याओं के निराकरण हेतु विचार करना। दूसरा ऑप्शन है कि शैक्षिक प्रकरणों, विवादों एवं विषयों पर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को समय समय पर परामर्श देना, या यह दोनों ही राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कैब में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैब ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कैब में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 6, 7, 8, 10। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। तो कैब में बता दें आप लोगों को कि लोकसभा से जो सदस्य चुने जाते हैं कैब के लिए वह 4 चुने जाते हैं। लोकसभा से 4 सदस्य और राज्यसभा से 2 सदस्य। तो इस प्रकार से 4, 2, 6 और कैब में टोटल जो होते हैं भारत सरकार जो 2 होता है वह भारत सरकार के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से कैब में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। टोटल 8। अगला क्वेश्चन है कि कैब में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने अभी लोग को बताया कि राज्यसभा में जो कैब का सदस्य होता है वो 2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की संकल्पना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो कि NCERT कहते हैं के अध्यापक शिक्षा विभाग में कब की गई थी। तो 1970 में, 71 में, 73 या 75 में, 1970 या 1971 या 1973 या 1975। तो जो राष्ट्रीय NCT का जो संकल्पना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान अर्थात NCERT के अध्यापक शिक्षा विभाग से कब किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1973। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 1985 को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण कार्यकाल है। शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण कार्यकाल है, तो शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण कार्यकाल क्या है? प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान या उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा विभाग का जो महत्वपूर्ण कार्यालय है तो यह सभी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा विभाग से संबंधित स्वायत्त संगठन है, तो यह सभी राइट आंसर हो जाएगा। यूजीसी, एनसीटी, निपा, यह सभी शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा विभाग से संबंधित स्वायत्त संगठन नहीं है, तो एनसीईआरटी, आईसीटी, तो यह दोनों ही शिक्षा विभाग से जो नहीं है वो तो ये दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा, इसलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान स्थित है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिमला में। तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में या शिमला में? तो याद रखिए कि भारतीय यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा है, न कि नेशनल की बात कर रहा है। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्था जो है वह शिमला में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान के लिए कार्य करने वाला संस्थान है। उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान, रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च के लिए कार्य करने वाला संस्थान है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में है, जो कि इंडियन सोशलाइजेशन साइंटिफिक रिसेशन और रिसर्च काउंसिल, जो कि नई दिल्ली में है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, यह भी नई दिल्ली में है। और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान, जो कि यह सभी क्या है? रिसर्च हैं। जो दार्शनिक है वह दार्शनिक पे रिसर्च करते हैं, दर्शन वगैरह पे। ऐतिहासिक जो है वो इधर उधर स्थानों का भ्रमण करके और ऐतिहासिक जो भी तथ्य हैं वो उनको ढूंढते हैं, वो रिसर्च करते हैं। और सामाजिक विज्ञान, जो कि समाज के जो भी अच्छाई या बुराइयाँ उस पर रिसर्च करते हैं। तो इसीलिए इन सभी का जो संस्थान है वो नई दिल्ली में है। और क्या यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान के लिए अर्थात रिसर्च के लिए कार्य करने वाले ये सभी संस्थान हैं। तो बता दें कि यह सभी रिसर्च के लिए ही कार्य करते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। याद रखिए सेंट्रल लेवल पे जो हिंदी संस्था, हिंदी इंस्टीट्यूट है वह कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, नई दिल्ली में, आगरा में या जयपुर में? तो बात जब सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट की बात हो तो वह जो स्थित है वह आगरा में है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय संस्कृत संस्थान स्थित है। केंद्रीय संस्कृत संस्थान स्थित है, तो वाराणसी में, नई दिल्ली में, जयपुर में या इलाहाबाद में? तो केंद्रीय संस्कृत संस्थान जो कि स्थित है वह स्थित है नई दिल्ली में। याद रखिए कि जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है वह है आगरा में और नई दिल्ली में जो है वह केंद्रीय संस्कृत संस्था है। क्वेश्चन देखते हैं कि भाषाओं की उन्नति के क्षेत्र में
प्रमुख संगठन है भाषाओं की उन्नति के क्षेत्र में प्रमुख संगठन है जो कि भाषा पे ही वर्क करता है। कौन कौन से संगठन है? केंद्रीय हिंदी संस्था जो कि आगरा में भी आप लोगों को क्वेश्चन में बताया गया। केंद्रीय संस्कृत संस्था जो कि नई दिल्ली में है, तो ये भी भाषा पर ही वर्क करता है। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्था यह भी नई दिल्ली में है। तो उपर्युक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार से संबंधित संगठन है। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र से केंद्र सरकार से संबंधित संगठन है। कौन कौन से संगठन हैं जो कि केंद्र सरकार से रिलेटेड हैं? तो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, यह सभी केंद्र सरकार से ही संबंधित विद्यालय हैं, अर्थात केंद्रीय लेवल के हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार से संबंधित संगठन नहीं है। तो जो एनसीईआरटी है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वह भी, यह दोनों भी केंद्र से ही संबंधित हैं। एनसीईआरटी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यह भी दोनों जो हैं वो केंद्र से संबंधित हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों। नई दिल्ली स्थित संस्था कौन सा है? तो बता दें, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, यह सभी जो संस्थान हैं वह दिल्ली में ही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो सभी संस्थान हैं वो दिल्ली में हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है देहरादून में, इलाहाबाद में, आगरा में या नई दिल्ली में? तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो है वह है नई दिल्ली में, राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नई दिल्ली में स्थित है, क्या स्थित है? केंद्रीय संस्कृत संस्था और राष्ट्रीय संस्कृत संस्था। तो यह जो दोनों है, और यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा आगरा में है। और जबकि केंद्रीय संस्कृत और राष्ट्रीय संस्कृत दोनों ही जो संस्कृत है वो उसका संस्थान, ये जो दोनों है वो दिल्ली में है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अ और ब, इच दोनों ही हो जाएगा राइट।